आपकी और मेजर अनवर खान जो पाकिस्तानी आर्मी के मेजर, उनके बीच में डिस्टेंस दूरी कितनी थी? वो बैंकर के ऊपर था। मैं अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अग्निवीर योजना कारगिल युद्ध की जब बात आती है तब तक हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक सीन उभर कर आता है। वो ये कि उस वक्त किस तरीके से हमारे वीर जवानों ने, हमारे सूरवीरों ने विपरीत मौसम में, कठिन चुनौतियों में लड़ाई लड़कर हमारे देश के लिए जो विजय हासिल की, वो निश्चित रूप से अविश्वसनीय थी। किस तरह से हमारे नए नए जवान तिरंगों में उनका जो पार्थिव शरीर है लेपटकर वापस गांव आ रहा था, उनकी जो नई लवेली दुल्हन विधवा हो रही थी, किसी किसी की हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी थी, कई माँ के पिता के इकलौते लाल थे, लेकिन उन्होंने इन जिम्मेदारियों को दूर रखकर देश की जो सुरक्षा है उस जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा। और किस तरीके से इन लोगों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और दुनिया के विशेषज्ञों ने ये माना कि कारगिल जो युद्ध है दुनिया के सबसे दुर्गम और खतरनाक युद्ध में से एक था, क्योंकि एक तरफ अमूमन जो युद्ध होता है उसमें दोनों जो सेनाएं हैं वो समतल होती हैं या दोनों ऊंचाई पहाड़ी पर होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। कारगिल में पाकिस्तानी सेना है पहले से ही मजबूत धोखे से घुसकर आई थी। 17,000, 18,000, 16,000 जैसी ऊंचाई पर बैठे मजबूत स्थिति में हैवी मशीन गन, HMG, LMG, MMG जैसे मजबूत वेपन के जरिए पहले से ही 17-18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। दूसरी ओर हमारी जो सेना है एकदम नीचे थी, धरातल पर थी। फिर भी कहते हैं हमारी जो सेना है उसी दुनिया में इसीलिए जानी जाती है कि मुश्किल को आसान कर देती है, नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। और हमारे सूरवीरों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई सेना न कर सके। इसमें तमाम हमारे जो जवान हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। कुछ जवान ऐसे भी थे जिन्होंने जिंदा रहकर वो मिसाल कायम की जो शायद दुनिया में किसी ने की हो। बिरले ही ऐसे चर्चे आपने कभी सुने हो। उन्हीं जवानों में से एक नायक दिगेंद्र साहब जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दिगेंद्र साहब की जो कहानी है वो बिल्कुल एकदम अविश्वसनीय। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 भी नहीं, बल्कि पूरे 48 जवानों को, पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के मुंह में फेंका। यहां तक जब उनका वेपन छूट चुका था, अम्युनिशन खत्म हो चुका था, उस वक्त जो गुत्तम गुत्ता की लड़ाई होती है, जो एक मेजर पाकिस्तानी मेजर अनवर उनको बार बार गालियां दे रहा था, बाहर निकलने के लिए बोल रहा था, गुस्से में उनको गुस्सा दिला रहा था, उस मेजर को पकड़कर उसकी गर्दन काट कर ले आए ऐसे बहादुर सैनिक नायक दिगेंद्र साहब जो महावीर चक्र विजेता है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कारगिल की पूरी गाथा, किस प्रकार से कारगिल युद्ध लड़ा गया, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे इतना बड़ा पुरस्कार जीता, कैसे उन्होंने 48 जवानों को अकेले मारा, बाकायदा पाकिस्तानी मेजर अनवर खान की गर्दन भी काटी। तो बहुत स्वागत आपका सर हमारे चैनल में। जय हिंद। जय हिंद। पूरे देशवासियों को 25वीं वर्षगांठ पे ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके चैनल के सुनने और देखने वालों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आपने जो बहुत बहुत ऐसी बातें बताई जो मेरे रूंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज से 25 साल पहले की जो दास्तान थी वो आपने वो घाव ताजा कर दिए। ऐसे फीलिंग आ रही है कि आज ही के दिन वो घटना घटी थी, क्योंकि आपने कहा था कई माताओं ने अपने बेटे खोए, कई बहन ने अपने सुहाग खोए, कई बेटियों ने अपने बाप को खाया और कई पतियों ने खोया, कई बेटों ने अपने बाप को कंधा दिया है, कई जो नौने हाल बच्चों ने अपने पिता को मुखावजा दी जा से 25 साल पहले। वो 559 जाबाज योद्धाओं को मेरा नमन है कि जिन्होंने आज से 25 साल पहले वीर गति को प्राप्त करे और भारत को स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखाने वाले उन सभी वीरों को मैं एक बार फिर नमन करता हूं और कहता हूं कि धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसे वीरों को पैदा किया और कारगिल युद्ध के अंदर तुम्हारा लहू काम आया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई उस वक्त आपकी जो बटालियन है कहाँ पे थी और किस प्रकार आपके बटालियन ने तैयारी की युद्ध में जाने के लिए? देखो, हमारी बटालियन कुपवाड़ा में थी, वहां से 250 किलोमीटर साइड में जी, मतलब वहाँ युद्ध नहीं था, वहाँ ये जो उग्रवाद था और इंसर्जेंसी में थे आप। हाँ, उसमें थे।
तो वहाँ हमारी बटालियन को 31 मई 1999 को ये टास्क मिला कि आपको 72 घंटे का समय दिया जाता है टू राजरीप को कि आपको कारगिल में जाना पहुंचना है। और 15 मई को वहां युद्ध शुरू हो चुका था और घमासान कई बटालियनों के कई बेटे शहीद हो चुके थे, डेड बॉडियों की लाइन लग रही थी। जब हमारे को 72 घंटे का समय दिया था, हमारा सीओ कर्नल एम बी रविंद्रनाथ टू राजरीप कमांडिंग ऑफिसर ने ये कहा कि ये वो राजरीप है जो इतिहास में अपना इतिहास लिखती है। इतिहास में इतिहास लिखने वाली बटालियन के बहादुर और बब्बर शेर वीरों की ढाणी है ये। हाँ, वीरों की ढाणी है, वीरों की ढाणी है जी। तो ये वीरों की ढाणी को ढाणी कहते हैं एक मोहल्ले को, ग्रुप को। वीरों की ढाणी हमारी राजरीप ग्रुप की पहचान है और हमारे राजरीप ग्रुप के अंदर मतलब ऐसे वीर हुए आज तक बहुत ज्यादा, जिनकी मिसाल हमने रगरूटी में भी सुनी थी, अभी भी सुनते हैं, गांव में भी सुनते आए थे। तो जैसे CHM पीरू सिंह दा परमवीर चक्र, हौलदार चुनाराम महावीर चक्कर 1948 का जिंदा महावीर चक्कर, फर्स्ट महावीर चक्कर हौलदार चुनाराम फगेड़िया, होशियार सिंह कीर्ति चक्कर, ये राजरू ग्रुप में सारे आते हैं। हाँ, बहुत अपने पास में 10 महावीर चक्कर है, 2 परमवीर चक्कर है। तो मतलब इस प्रकार से हमारे को ये उनकी कहानी सुनते थे, म्यूजियम में देखते थे कि यार इन योद्धाओं की फोटो लगी हुई है, कभी हमारी भी लग जाएगी क्या, ऐसे मन में भावना आती थी। लेकिन आज खुशी की बात है कि वहाँ हर जगह हमारा उन वीरों के बाद में मेरी फोटो लगी हुई है। और वहाँ जो रगरूटी करता है बच्चा जवान, वो बोलता है अंकल आपकी फोटो देखी थी हमने, आप अभी सेल्फी लेते हैं। वो बेटा ले लो, समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। और बहादुरी का सबसे बड़ा मेडल होता है शाबाशी। अगर उसका प्लाटून कमांडर, उसके जवान, उसके सीनियर ने कह दिया कि शाबाश दिगेंदार, तो इसे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, कोई अवार्ड होता ही नहीं। फिर कारगिल कैसे पहुंचे? तो इस प्रकार से क्या है कि हमारे को 72 घंटे का था, हम 36 घंटे में गुमरीम पहुंच गए जी। हमारी बटालियन को इतना शौक लड़ाई का कि चाव चढ़ रहा, जैसे किसी ब्याह शादी में होता है ना परिवार को चाव, ऐसे हमारा पूरा परिवार होता है, शौक होता जाने का, शौक होगा। वो एकदम गुमरीम गए, वहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आया तो उसने बोला कि भाई मलिक साहब, हाँ मलिक साहब बोले आपको 3-4 दिन में आपका सैनिक दरबार लिया जाएगा, इतने आप तोलोलिंग ओ ग्रुप जाओ जी। तो हमारा ओ ग्रुप में मैं घातक प्लाटून का प्लान हौलदार की ड्यूटी कर रहा था उस टाइम में, तो वो उसी टाइम मतलब हमारे को वहां भेजा गया ओ ग्रुप को। तो वहां रेकी करने के लिए हम गए तोलोलिंग के ऊपर। तोलोलिंग पे रेकी कराया तो वहां मतलब दूसरी बटालियन हम पता कराया वहां तोलोलिंग पे कितने हमले हुए। तो वहां जो बटालियन थी उन्होंने बोला कि हमारे से पहले 2 बटालियन फैल हो चुकी है, 2 बटालियन का तो हमला है वो नाकाम हो चुका था, नाकाम हो चुका आपकी। और तीसरी बटालियन जिससे बात कर रहा था वो भी नाकाम हो चुकी थी जी। यानी 3 बटालियन का हमले तो हो चुके थे उनके, और उनकी डेड बॉडी भी 28 मई को अटैक मारा था जी। और उनकी डेड बॉडी भी वहीं पड़ी हुई थी, वो दुश्मन नहीं उठाने दे रहे थे। मतलब दुश्मन जो है हैवी फायरिंग कर रहा था जिससे डेड बॉडी उठा सके था, और वहां जाने नहीं देता था उनको डेड बॉडी पास में। दुश्मन कितनी ऊंचाई पर था आपसे? दुश्मन वहाँ 16-17 हजार फीट पे था, हम नीचे थे जी। वो तो बहुत नामुमकिन काम था करे मतलब, लेकिन भारतीय सेना के लिए नामुमकिन तो कोई शब्द ही नहीं है। मतलब तो राजनीति के हिस्ट्री में भी नहीं है और भारतीय सेना की हिस्ट्री में भी नहीं है। और राजनीति तो वो है जो आज तक अटके हुए किले को तोड़ी है। राजनीति की ऐसी कोई बटालियन नहीं है जो किसी से कमजोर हो। फिर आपने तजवीज प्लानिंग कैसे की तो वहां पहुंचने के लिए? वहां जैसे गए तो हमारे सीओ साहब कर्नल एम बी रविंद्रनाथ बोलता भाई घातक प्लान हौलदार दिगेंदार। हाँ साहब क्या प्लान है? मुंगो साहब ये है तोलोलिंग इस प्रकार से जी। तो सामने से 3 बटालियन हमला कर चुकी जी। उनको कुछ भी नहीं मिला जी। हम दुश्मन के ना चुके से वार करेंगे तो दुश्मन ढह पड़ेगा जी। अगर हम ताकतवर पर करेंगे तो हम खुद ही करेंगे जी जी। तो दुश्मन का हमेशा ना चुके सब वार करना चाहिए, उसकी कमजोरी कहाँ है वो देखनी चाहिए। कमजोरी देख के ना वहाँ अटैक करना। तो मैं इस नाले से गया और यहाँ रेक करके नीचे आ गया, अपने शिव साहब को बताया। शिव साहब ने बोला आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बताओ कि मेरे को ये रसिया का रास्ता चाहिए, क्योंकि मेरा माउंटेन वेलफेयर कोर्स था, कमांडो कोर्स था, पीटी कोर्स था, कराटे ब्लैक बेल्ट था, मेरे मतलब कई कोर्स थे, 6-7 कोर्स हाई ग्रेडिंग था। मतलब उससे पहले मैंने काफी तजुर्बा हो चुका, 14 साल नौकरी थी मैं मतलब जी। तो मैंने वो बात चीफ को रखी, चीफ ने दरबार में कहा, बोले बेटा ये सामान मिलेगा तेरे को। फिर मैं 14 घंटे में रस्सा बांध दिया। 10 जून को मैं रस्सा बांध के ने रात को मतलब शाम पूरा लग गया आपका, पूरा 10 बजे के लगभग 10 जून को रात को मैं रस्सा बांध के नीचे आ गया 14 घंटे में। जब अपने शिव साहब को बताया, शिव साहब बोले सीधा मलिक साहब से बात कर। मैं साहब
मलिक साहब से मैं ही करूँ सीधी, बोले हाँ अरे जनरल साहब से तो बात कर ऑनलाइन लाइन पे। मैं सर कोबरा, बोले वाह मेरे बेटे भगत सिंह, तुझे 48 घंटे पहले हिंदुस्तान की पहली विक्ट्री यानी फर्स्ट जीत ऑफ कारगिल वार की मुबारक हो बच्चे जी। मुझे 48 घंटे का मतलब, इसका मतलब 12 जून को अटैक मारा जाएगा जी। मैं समझ गया, वो 48 घंटे बोले तो 12 जून को अटैक मारेंगे। मुझे ठीक है साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बोले अब तो जो तरह सा बांध दिया तो वहां से पूरी फौज भी चढ़ सकती है। मगर इसलिए तो बांधा था साहब फौज को चढ़ाने के लिए। और 12 जून की रात को हमारी चार्ली कंपनी ऐसे जा रही थी, उससे पहले हमारा कंपनी कमांडर मेजर गुप्ता हमारे घातक में मिला दिया गया उसको जी, क्योंकि वो पहले घातक में हमारे साथ में रहते थे। मैं आपको बता दूं घातक जो सर नाम ले रहे हैं, ये हर बटालियन में एक प्लाटून होती है, ग्रुप होता है, ट्रुप्स होता है, उसमें स्पेशली जो कमांडोज होते हैं उनको इकट्ठा करके स्पेशल ऑपरेशन के लिए रखा जाता है, उसे घातक कहते हैं जी। अब वहाँ क्या होता है कि वो घातक में मेजर विवेक गुप्ता आएगा, सुबेदार भवरलाल भाखर आएगा, सुमेर सिंह राठौड़ा, सुबेदार सुमेर सिंह, CHM यशवीर सिंह, हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिमन नायक, सुरेंद्र लहस नायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर और 10 वामन, ऐसे 10 के 10 आदमियों को यहाँ से। पूरी आपकी सेक्शन 10 लोगों की थी, 10 की बना दी गई, उसी टाइम बना दी गई कमांडो टीम बना दी गई, जो पुराने कमांडो थे उनको मिला दी। अब यहाँ से चार्ली कंपनी अटैक मारती है, इधर से घातक चढ़ती है। तो जैसे हम 10 आदमी जाने लगते हैं तो बाबूलाल मेरा पूछता दिगेंद्र क्या प्लान है। मैं वो गुरुजी पहले बंकर को उड़ा जाना, बोले दूसरा को मैं उड़ा दूंगा। तो CHM यशवीर बोलता तीसरा को मैं उड़ा दूंगा। हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया बोला चौथा मैं, और वो गुप्ता साहब बोले मैं गुड़ भरने के लिए आया हूँ। तो बोले मोंगो साहब 5वां आप उठा देना। ऐसे करके हम 10 के 10 आदमी मतलब बातों में ही 10 बैंकरों को उड़ाने की कसम हो गए। हाँ डिटेल हो गए, कसम खा ली कि हम चाहे कुछ भी, चाहे जिंदा या मुर्दा बैंकर के अंदर घुसेंगे। मतलब एक तरफ पाकिस्तान की सेना, हाँ, उनके सामने उनकी जो गन के सामने आप, हाँ, आपकी टीम, हाँ, अब आपको सामने जाना है हाइट चल के, हाँ, उनके बंकर तक। अब जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, उस टाइम पर यहाँ से फायर बेस बनाया था हमारे शिव साहब ने, तो फायर बेस से फायर आ रहा था, 12,000 गोले बरस रहे थे 1 मिनट में बिफोर स्कोप के अपनी जितनी आर्टिलरी जितनी सबको डायरेक्ट फायर करा दी। तो मैं यहाँ बोला मेरे को ऑल स्टेशन ऑफ कोबरा ओवर, मैं बोले पास, मेरे को 1 मीटर ऊपर फायर। बोले बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, अटैक के टाइम तो फायर बंद होना चाहिए ना, 1 मीटर ऊपर करो। बोले क्या बेवकूफ वाली बात करे, मुझको मैं सही कर रहा हूँ, डायरेक्ट फायर आ रहा है, इनडायरेक्ट नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट फायर या ऊपर करते आगे जाके पड़ेगा जी, दुश्मन का अगर काउंटर अटैक भी आओगा तो भी उसको रोक दिया जाएगा जी। तो यहाँ से मैं जैसे उनको 1 मीटर ऊपर फायर कराया, नीचे घुसना शुरू है। तो मेरे पास 18 हैंड ग्रेनेड, 350 गोली, AK-47, एक पिस्टल, एक कमांडो डैगर, ये हथियार था। मैं ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ आगे की तरफ बैंकर की तरफ बढ़ता हूँ। तो वो जो मिजाइल टकराव है ना आप शरीर में, तो रोशनी होना है, कुछ नहीं दिखाई दे। तो वो जैसे टकराव तो अगली जगह देख लिया, फिर चला, फिर रोजू को थोड़ी रोशनी हो तो आगे चला, क्रॉलिंग करके ऐसे करते करते। तो वो जो काला पत्थर थे उधर, उनके साइड में बर्फ पड़ी हुई थी, तो उनको पकड़ पकड़ के जा रहा था। और वो जैसे ही लूप होल आया, दुश्मन की जो झांकी थी ना लूप होल, वो आया तो मैं सोचा कहीं काला पत्थर है, जिसमें दुश्मन की जो है हैवी मशीन गन लगी थी वहां तक पहुंच गए आप। वहां तक पहुंचा था और मैं हाथ मारने से पहले क्या हुआ कि मैं सोचा काला पत्थर है, पकड़ ले उसका। ये पकड़ा है तो दुश्मन की बैरल मेरे हाथ में आ गई, गन आपके हाथ में आ गई, गन आ गई हाथ में। आते में मोती के अंदर धोखा, मैं बैरल आते तो धोखा, पर मैं मुझको इसको छोड़ागा तो भी मरेगा, अरे मुझको नहीं छोड़ा तो भी मरेगा। तो मैंने उसको पकड़ के जैसे मारा बछेड़ा जोर पैर लगा के, और वो पूरा ही पूरी गन उपड़ी आई है, और उसने फायर किया तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरे सीने में लगी। यहाँ पर ये 3 गोली आपके, एक गोली आपके ये अंगूठे में, हाँ, और 3 ये लगी, 2 गोली AK-47 में लगी। आपके ब्लड बहुत निकला होगा उस वक्त। हाँ नहीं, गोली लगी, लगते ही बछेड़ उठा, कुछ नहीं पता चला। फिर मेरा हाथ ऐसे काम कर रहा था जी, तो जो मेरा हाथ ऐसे काम कर रहा था तो मैं सोचा कि अंदर कारगर गोली नहीं लगी, इसका मतलब अपने मतलब जिंदा रह सकते हैं जी। और मरना तो है ही, मतलब चाहे घंटे में, आधे घंटे मरना तो है ही, इसमें निश्चित है। वो तो हमारे कन्फर्म था पहले, जब दुश्मन के मुंह के अंदर घुसेंगे पूरी कंपनी, तो 10 आदमियों का क्या उठना है। और कंपनी सामने जा रही है, वो दोनों कंपनी है, एक जाट कंपनी, एक राजपूत कंपनी, 250 कमांडो आ रहे हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे इतने तो दुश्मन खा जाएगा अपने। तो प्लान तो कुछ भी, लेकिन वो खाओगा जब देखेंगे यार क्या होगा। तो जैसे ही मैंने वो एंड टू एंड ग्रेनेड काटा, ऐसे पिन काटी और उसको 1 और 2 और लीवर को आजाद करा, ऐसे अंदर ठोका उसका जी,
बैंकर के अंदर जैसे ही ठोका, अंदर से प्राम दे फटा, अंदर से आवाज आई, अल्लाह अकबर, काफर काटे हिंदुस्तानी, काफर काटे गए, नष्ट बर्बाद हो गए सब। वो उसमें 5 या 6 7 जो भी थे वो खत्म हो गए। और उन्होंने उनका मेजर अनवर खान पीछे 30 आदमियों को, 30-40 आदमियों को एक प्लाटून को लेकर के पीछे बैठा रहता था अल्टरनेटिव में, और वो जैसे ही अपना सपोर्ट के लिए अब वो जो भंवरलाल एंड सुबेदार गुप्ता साहब ये सारे आगे की तरफ बढ़ गए थे, उन्होंने वो तो बोले याली, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली राजा रामचंद्र की जय, और डट सपरे शुरू हो गई, सपरे शुरू हो गई। आपकी और मेजर अनवर खान जो पाकिस्तानी आर्मी के मेजर, उनके बीच में डिस्टेंस दूरी कितनी थी? वो बैंकर के ऊपर था, मैं नीचे था। बंकर के ऊपर? हाँ वो ऊपर थे, मतलब बैंकर के ऊपर जो मोटी चादर बनी हुई थी, कोई जी 2 मीटर की, कोई 1.5 मीटर की, ऐसे तकरीबन मेरे पास मतलब 8-10-12 फीट ऊपर था वो बिल्कुल जी। लेकिन मैं उनके करोट रेंज में ऐसे पहुंचा था, इधर से गोली आओ तो भी बचो, इधर से फायर हो तो भी बचो। और ये वाकया रात का है ना? बिल्कुल रात को होता है जी, ये रात को ही होता है, अटैक हमेशा रात को होता है। अभी वहां ये फर्स्ट एड कर लिया मैंने, ठंडे दिमाग से मेरे एक संदाई छूट की ग्रेनेड काटूं, उनकी गन ऐसे डट फायर करिए, तो एचएमजी से मेजर अनवर खान हमारी पूरी चार्ली कंपनी पर फायर खोल रहे क्या पूरी तरह से। आप नीचे थे उसके? हाँ उसको फायर ऊपर, मैं नीचे था। आप पूरा मंजर देख रहे थे? बिल्कुल, एक एक गन मेरे को आज भी ऐसे कैसे दिखाई देती है, वो चल रही वो चल रही वो चल रही। अनवर खान को आइडिया नहीं था कि नीचे आप हैं? हाँ उनको दिखाई नहीं दिया, उनको दिखाई देता तो वो ग्रेनेड मार के मेरे को वही खत्म कर देते। जी, लेकिन उनको कुछ भी पता। फिर मैं एक बार उधर का बैंक उठाऊं, एक बार इधर का उठाऊं जी, उनको ये नहीं पता चलने दिया कि भाई ये इधर है या इधर। आपके लोकेशन क्या है? हाँ फर्स्ट में एक बार इधर उड़ाया, फिर उधर उड़ाया, फिर उधर उड़ा, 2 बार उड़ा दिया, फिर इधर आ गया, फिर इधर 2 बार उड़ा दिया। उनको धोखा दिया आपने? मतलब हर बात पर उनको लगा कि इंडियन आर्मी में काफी बड़ी मात्रा में है, बड़ी संख्या में है। हाँ ये चीज वही तो। अब क्या होता है कि उस जगह पर ऐसे करते करते सुबह 4 बजे तक उनके 11 बैंकर उड़ा दिए आपने। हाँ 11 बैंकर उड़ा दिए। वो मेजर अनवर खान वो वारले सेट बोले हिंदुस्तानी हमारा काउंटर अटैक आना चाहिए जल्दी से जल्दी, हिंदुस्तानी काफर हमारे पे बहुत भारी पड़ चुके हैं और इनको मतलब रियरफोर्समेंट चाहिए इमीडिएटली। जब मैं समझ गया मुझे, हाँ वो मुझे गाली में खूब काट रहा था, हिंदुस्तानी कुत्ते कोबरा तुझे 95 में नहीं मारा, एक बाप की औलाद है तो बाहर लेकर तुमने 16 टूक करूंगा, क्योंकि हमारी 6 नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री के तुमने 16 सिर काट के ले गए थे ना, वही टूर आज रे भाई आज बदला लेंगे खुदा का शाम फलाना बोलो क्या क्या गाली गलोच वो निकाल रहा जी, आज बदला लेंगे हिंदुस्तानियों से। तो वो यार ये तो वही है जिसका सिर काट के ले आए थे अपन। तो वो गाली गलौज कर रहा था, खूब गाली काटी, वो मैं बता नहीं सकता अभी वो गाली का क्या मतलब जी, जी, जी। तो वो अब पीछे गया तो मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन जिसके सिर में गोली लग रही है ऐसे, और वो बोल रहा है कोबरा सर LMG ले लो, उसको पता है LMG में गोल्ड मेडल है के अंदर जी, अगर ये बुरा LMG पे ऐसे हाथ पड़ गया तो वो 6 फुट खड़ा पानी में रोक सकता है, इतना तगड़ा फायरर है जी। उसको पता था लहसनायक बच्चन को पहले से, क्योंकि वो मेरा शिष्य था, मैं उसका गुरु था जी, जी। तो अब जैसे ही वो LMG पकड़ी उसका पिट्ठू लिया और उसमें मैगजीन चढ़ा हुआ था, जब वो सोचा एक मैगजीन तो चढ़ा हुआ है ही, और मैं जैसे ऊपर चढ़ा बर्फ में कटी हुई पड़ी हूँ तो मेजर अनवर दोनों कन्नू के बीच में ऐसे काला काला मुझे दिखाई दिया। तो उस टाइम पर मेरे को जोश आया, गाली काटने का पढ़ास तो आती है आदमी को। मैं कहा मेजर अनवर खान संभाल, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, मुझको संभाल जी। और मैंने भी 5-4 गाली ठोक दी स्पीड से जी। और मैं जैसे गोली फायर करी उसने गोली फायर करी मेरे ऊपर, जो मेरे यहाँ लगी वो गोली, और मेरी गोली उस मैगजीन में एक ही थी, वह गोली आपकी LMG में एक सिंगल एक राउंड, बस एक ही राउंड था, वो फायर होगा। वो फायर होते उसके हाथ में लगी या पिस्टल में लगी वो भी छूट गई, उसने फायर करा वो मेरे यहाँ लगी, उसने पर मेरे पे सीधी डाई मारी ऐसे ऊपर से डाई मारी ऐसे, तो वो डाई मारी उसका हाथ ऐसे टिकते ही मैंने LMG को छोड़ा, उसको मैगजीन तार रहा था, कोक कर रहा था दोबारा मैगजीन डालने के लिए रेडी करा, मैंने ऐसे हाथ करा तो कुदरती उसका ये टेट हुआ मेरे हाथ में, अंधेरे में ऐसे करा ना, उसका हाथ इधर था तो मुझे इधर ही होगा गला, तो ऐसे मारे और उसका ऐसे करता करता वो आ गया ऐसे हाथ, ऐसे जैसे मेरे हाथ में आया तो मेजर अनवर खान वो टेटवा मैंने दबाया पूरा, आप बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मुंह के ऊपर हाथ मारा छोड़ दो तने जी है। उसके बाद में वो गत्तम पट्टी होता है नीचे, गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू होगी हमारी। अब वो छुटा गया, मेरे छुटाते ही मैंने उस पर ऐसे खड़ा तो मेरी ये टांग पीछे हटना शुरू हो गई, यार ये तो काम नहीं करे जी। तो एक टांग पर बैठा और ऐसे मारा डाई,
डाई मारे, वो नीचे पड़ा, पड़ते गए ऊपर, मतलब कार्ड कमांडो डाइगर में गर्दन में बैठाया छे, बोले आ मैं गया काम से, उसकी मुंडी काटी, कमांडो डाइगर को दूर फेंका कि वो साइनाइड में था, जहर होता है। हाँ जहर होता है उसमें, वो मुंडी काटी ऐसे और उसको फेंका, वो ऐसे लेकर के और भारत माता जय बोलता हुआ ऐसे ऊपर चढ़ा। उसी टाइम अमरीकी सैटेलाइट में मेरी फोटो, आपकी फोटो बड़ी वायरल हुई थी। हाँ, जो अमरीकी सैटेलाइट में आपकी फोटो छपी थी। हाँ, तो वो अब वो उसकी वजह से भारत सरकार ने मुझे जिंदा महावीर चक्र दे दिया। फिर वो सैटेलाइट चीफ के पास में आया था, उसका कोई क्यों क्या था, वो बता रहा, बोले बेटा अमरीकी सैटेलाइट तुझे महावीर चक्र दिया है। तो बाकी उनके सैनिक थे। अभी क्या होता है, अब वहां से मैं मतलब जय बोलता हूँ जोर जोर से भारत माता, तो मेरे कोई साथी जय नहीं बोला। जब उधर आकर के मैं मेरी गोडी गड़ गई, वो भगवान मेरे एक भी साथी नहीं छोड़ा। तब तक आपके सारे साथी शहीद हो चुके थे। सभी 9 के 9 साथी शहीद हो। ये वक्त कब का रहा होगा जब ये सुबह 4 बजे का, 4 बजे लास्ट में बस सुमेर साहब लास्ट लाइट से पहले का वक्त। हाँ लास्ट लाइट से पहले। तो वो उसी टाइम मतलब मेरे को बस, अब वो सीओ साहब मतलब 200-300 मीटर पे आ गया था, हमारे 4 जवानों के पैर उठ गए थे, मतलब जी किसी हमले में। हाँ उस माइंड से। और वो बार बार बोल रहा था कोबरा पोजीशन, मैं भारत माता जय बोली। तो उसका ऑपरेटर था नायक, नायक राजेंद्र जी, जो मेरे गांव का नजदीक था, वो मेरी बादशाह को वैसे भी जानता था कि दिगेंद्र की आवाज है जी। तो उसने बोला सर अपना दिगेंद्र बोल रहा भारत माता जय, गौर से सुनो। बोले फायर में इतना नहीं, वो फायर भी आ रहा था ना दोनों तरफ से। फिर मैं वायरलेस सेट लिया, ऑल स्टेशन फायर स्टॉप, तो वो सारा स्टॉप होते। फिर जय बोली शो साहब बोला बेटा घबरा मत, हम आगे आगे। और उसी टाइम पाकिस्तान का काउंटर अटैक आता है। उनके सैनिक फिर आपके ऊपर अटैक करने आ गए। हाँ वो उनके 8-10 सैनिक आते हैं और वो मतलब काउंटर अटैक करते हैं। पाकिस्तान का काउंटर अटैक बहुत तगड़ा आता है। तो उसने काउंटर अटैक जैसे ही बोला, हमारी जो चार्ली कंपनी ब्रो कंपनी ने एकदम से अटैक बोला और उनको, और हमने सबने मिलकर के उनको सबको खत्म कर दिया, सारे जवान थे खत्म कर दिए उनके। फिर बोला तिरंगा झंडा तो फहरा दे कोबरा जी। मैं कहा साहब मरने से पहले जरूर फहराऊंगा। बोले मरने से पहले क्यों? जब वो हौलदार हरपाल था हमारा, वो बोलता है, बोले साहब ये तो पूरी तरह एक नायक सुरेंद्र था बैरिया जी, तो वो भाज गया। बोले साहब इसको तो छेद ही छेद हो रहे जगह जगह से बॉडी में तो सारा वैसे ही हंस रहा। बोलो जी, बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ। तो वो साहब तिरंगा झंडा काटेंगे। तो उसमें वो मेजर अनवर खान की बॉडी ली, एक पत्थर के सारा लगाई और वो गड़ी हुई गर्दन थी, उसी के अंदर वो तिरंगा झंडा काट दिया और भारत माता की जय बोलती। उस टाइम मेरे सीओ साहब ने मेरे को उठा लिया और वहां से उठा के नीचे ले गया। वहां से श्रीनगर हॉस्पिटल में आया तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे 3 थप्पी मार के बोलता, वाह रे मेरे कलयुग के कर्ण बली, तो 48 मारे। मगर है तो डॉक्टर बोलता आप गिनते नहीं मोहन, आप गिनते के लिए होते आदमी छोड़े आए थे मोह वो मुझे आराम से गिनते हैं। वो उस टाइम गोली चल रही थी, वो गिनते करता तो वो हंसने लगे। बोले साहब ये मौत से लड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। बोले अरे फौजी ऐसे ही होते हैं। वो जनरल साहब बोले आप फौजी ऐसे होते हैं, जब मरते टाइम में हंसते हंसते बात करेंगे बोले। और उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल में रखा, वहां से मेरे को पूना भेज दिया गया, भाई ये ड्रॉप किया। कितने महीने आप हॉस्पिटल में रहे? मैं 6-7 महीने रहा था, लेकिन मेरा 6-7 दिन तक मेरा कोमाम चला गया था जी। मेरी गोली निकाली, उसके बाद मैं कोमाम चला गया। उसके बाद 19 जून को मैं होश में आया, 19 जून। उसके बाद में 14 अगस्त को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मेरा नाश्ता वो मिठाई लेकर गया। बोले बाहर एक हिंदुस्तान के महाबली, तुझे भारत सरकार तुझे वीरों का वीर नहीं महावीर चक्कर से सम्मानित करिए। पूरा भारत माता के हर प्राणी तुझे सलूट कराया जी। और उनकी तरफ से तुझे ढेर सारी शुभकामनाएं, तुझे महावीर चक्कर से सम्मानित किया। जिस वक्त आप वहां हमला कर रहे थे, उनका जो डिप्लॉयमेंट था पाकिस्तानी आर्मी का, वो किस प्रकार का था? कितने बंकर किस प्रकार थे? बंकर कितने मजबूत थे? कैसे बंकर उनके बैंकर इस तरीके से बना रखे थे, बहुत तगड़े जी। हर बैंकर के आगे क्रो ट्रेंच बना रखी थी। क्रो ट्रेंच? हाँ क्रो ट्रेंच, मतलब 2 फीट की गहरी खाई, हाँ। सामने से इंडियन आर्मी आए उसमें फंस जाए, इस तरीके से। हाँ जी। और वो बहुत तगड़ा काम था उनका, डिफेंस बड़ा मजबूत बना रखे थे जी। पहले अगर उसको तहस नहस कर दिया हमारे टू राजरेव के बहादुर जवानों ने, हमने मिल करके, और वो तहस नहस करने के बाद वहाँ 3 LPT बड़े ट्रक, इतना 29 तो UMG मिली है वहां पर, 29 UMG। और उनका अन्वेषण, फिर वो पिक्का फलाना दिकड़ा पाकिस्तान के जितने, मतलब उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी वहाँ, बहुत तगड़ी प्लानिंग थी। यानी कि नेशनल हाईवे अल्फा नंबर 1 को वहां से बंद कर, कारगिल श्रीनगर, कारगिल वो दराज से ही कटअप कर दिया जाए उसको,
उसके बाद में 2.5 लाख फौजी ऊपर कारगिल एक लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी, लाइफ लाइन खत्म हो जाती है। रोड है वो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन है, और उससे कट होते ही राशन अम्रेशन जिसकी सप्लाई है सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। सेना को कमजोर करने के लिए, सेना को कमजोर करने उनका बहुत बड़ा टारगेट यही था ऊपर बैठ के। वो तोलोलिंग सबसे अहम पोस्ट था जी। जब चीफ ने घोषणा करी 13 जून 1949 भारत की पहली जीत, टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार। जी जी, टर्निंग पॉइंट उसी को कहते हैं। टूराजरेव का नाम लिखा जाता है, और टूराजरेव नहीं, उसके ऊपर तोलोलिंग पर कब्जा किया। जी, आपको बता दूं जो राजरीफ है इसका इतिहास ये रहा है कि इसकी परंपरा रही है कि युद्ध में, खेल का मैदान हो, किसकालीन हो, चाहे लड़ाई हो, सब जगह इसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अपनी जो जज्बा है उसको प्रस्तुत किया है। टू राजरीफ ये राजपूताना राइफल रेजिमेंट की एक यूनिट है। इसी यूनिट में सर ने रिक्रूटमेंट किया, ट्रेनिंग की, उस यूनिट में आप आए। जी। उसके बाद जब आप वहां से ठीक होकर घर आए, फिर आपको कैसा लोगों ने? अरे साहब, जब मैं 14 अगस्त को वहां मिला, 15 अगस्त 16 अगस्त को मैं पूना में रिहा, 17 अगस्त को मेरे को वहां से मेडिकल छुट्टी भेजा गया जी। और मैं जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे से बैठने गया तो वहां बाल ठाकरे साहब ने मुझे बोले, अरे वाह रे हिंदुस्तान के असली शेर जी, तुझे बाल ठाकरे सलूट मारता है जी। और बाल ठाकरे साहब ने मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे सापा पहना कर मोहम्मद दिया था, हाँ, पगड़ी सम्मानित किया आपको। हाँ, उसके बाद मैं जहाज में बैठा, यहाँ आया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अजय गहलोत ने एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत किया। उसके बाद में यहाँ से मेरा गांव 120 किलोमीटर पड़ता है, नीमका थाना के पास में गांव चादरा। उस टाइम जिला सीकर था, अभी तो जिला नीमका थाना हो चुका है। तो यहाँ से वहां तक पूरी पब्लिक, लेडीज, गांव रोडों पर ऐसे मेरी स्वागत के लिए। अरे साहब कितना स्वागत, जिसके बाद जो भी है वो भी स्वागत है। मतलब एक बार इसको हाथ लगा के देखा ऐसे ऐसे, अरे ऐसा वीर कौन है, उसको ऐसे लोगों ने मतलब इतना तगड़ा प्यार दिया कि मैं गदगद होगा। गांव में गए तो हमारे पूरा गांव, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरा परिवार पूरा झूम उठा के आज दिगेंद्र आया भाई। अरे जंग आपका जो कोबरा टाइटल है, हाँ, कोबरा काला नाग, हाँ, वो जहाँ डसता है उसको फिर वो बसता नहीं है। तो ये कोबरा की उपाधि आपको कब और कैसे मिली? कोबरा का वसूल है फाइट एंड डेथ, मेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश। तो ये उपाधि किसने दी आपको? ये मेरे जनरल कलकट का गनमैन हुआ करता था कोई समय 88 में, वहाँ श्रीलंका में। लंका भी सेवा दे चुके हैं आप? हाँ, श्रीलंका 18 महीना जी, एलटीटी के लिए। एलटीटी वहां भी खूब उग्रवादी मारी थी जी। तो वहां क्या है कि जनरल साहब का ऐसे तो एक पुड़िया ऐसे दीजिए, इस प्रकार टेबल ऐसे, तो पुड़िया के नीचे से वो ऐसे ग्रेनेड फेंका, मैं उसको कैच करा, उसी उग्रवादी को वापिस ठोक दिया, उसके ग्रेनेड से उसी को मार दिया आपने? उसी को मार दिया। और फिर हम थोड़ी दूर आगे रुके तो जनरल साहब पूछता है, अरे हौलदार केपी ये बता कि ये लड़का कौन सा था जो उग्रवादी ग्रेनेड उग्रवादी को ठोक दिया? बोले सर अपना दिगेंद्र है। बोले दिगेंद्र नहीं है तो कोबरा है जी। तो वो पूरी फौज ऐसे कोबरा करने लगी। अच्छा, इस वक्त जो आर्मी है, इस वक्त जो सेना चल रही है, अग्निवीर की भर्ती होती है, मैं तो अग्निवीर के बारे में देखो, अग्निवीर के बारे में मेरे शरीर में आग लग रही है। जो अग्निवीर तो आग तो लगेगी ना जी। तो जितने भूतपूर्व सैनिक है उनको आग लग जाती है अग्निवीर के बारे में। मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो योजना सरकार, हमारी भारतीय सेना वर्ल्ड के अंदर आज तक कोई युद्ध नहीं आ रही। तो जो सेना युद्ध नहीं आ रही है तो उसमें चेंजिंग की जरूरत नहीं, उसमें इक्विपमेंट लिया जाए, उसमें हथियार बढ़िया लिया जाए, इक्विपमेंट लिया जाए, अपग्रेड किया जाए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए उन्हीं जवानों को। और कहने की ट्रेनिंग का ही कमाल है जो आप यहाँ तक पहुंचे। ये ट्रेनिंग का कमाल है क्योंकि मेरे अच्छी ट्रेनिंग जो राजपूताना राइफल का इतिहास रहा है, परंपरा रही है, हाँ, मजबूत ट्रेनिंग, सख्त ट्रेनिंग। सौभाग्य है कि मैंने भी उसी ट्रेनिंग सेंटर में आर्मी की ट्रेनिंग ली और सर हम दोनों एक ही रेजिमेंट में रहे। सर मुझसे बहुत सीनियर थे, सर ने पहले ट्रेनिंग ली, मैंने बाद में ट्रेनिंग ली। मेरा सौभाग्य है कि उस ट्रेनिंग, उस आर्मी बटालियन में महावीर चक्र नायक दिगेंद्र साहब जैसे सूरबीर सूरमा पैदा हुए, जिसने इस ऊंचे सूरबीर को पैदा किया, तैयार किया। वहां मैंने भी ट्रेनिंग की, मेरा सौभाग्य रहा। नहीं, आपने बढ़ते मेरी फोटो देखी होगी जब गए होगे भर्ती होने के लिए राजनीति सेंटर में। जी। तो वहाँ गेट के ऊपर मेरी फोटो लगी है, महावीर चक्र नायक दिगेंद्र सिंह। हाँ बिल्कुल जी। आपको बता दूं, नायक जो वर्ड है, दरअसल ये सेना में पद होते हैं, जैसे हवलदार पद, उससे पहले एक स्टेप पहले नायक आता है। तो नायक आपका पद है, लेकिन आप रियल तौर पर नायक के तौर पर उभरे। नायक मतलब हीरो, आप हीरो रहे। और कारगिल का युद्ध की चर्चा आपके बिना अधूरी है। कारगिल के आप हीरो रहे। कारगिल में ये कहूं कि कारगिल का युद्ध आपके बिना अधूरा था तो बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि आपने अकेले 48 पाकिस्तानियों को मारकर उनके पूरा मोरल डाउन कर दिया, उनके पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनको जो नापाक इरादे थे
उनको बिल्कुल डाउन कर दिया, खराब कर दिया। देखो समय सबसे बड़ा बलवान है जी, दिगेंद्र बलवान नहीं है। मेरे को समय ने वो टाइम था ना, वो ऐसा था कि दुश्मन बैंकर के अंदर मैं बाहर, दुश्मन के अंदर खूब जगह, बाहर निकलने का एक ही रास्ता, उस रास्ते से मैंने गन्ने ठोक दिए। तो समय मेरे साथ में था, समय मेरे साथ में था, इसलिए मैंने एक एक करके दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए। कभी आपको वहां की जो भौगोलिक स्थिति देख के, पाकिस्तान के बिल्कुल आप उसके मुंह में पहुंच गए, हाँ, आपको कभी लगा कि अब दिगेंद्र तुम्हारा बस ये आखिरी है? नहीं, वो मेरे को आज भी पता है, पहले ही पता था, मृत्यु निश्चित है जी, क्योंकि ये चीज ये खिलौना है। आप अकेले उधर लगभग 250-300 जवान, बड़े बड़े हथियार के सहारे, और चाहे 2.5-3 लाख हो, और आपने उनको मेरा जितना काम था वो मेरा करना था। जी जी। अगर मैं वो अपने नॉर्मल तरीके से करता हूँ तो वो सक्सेस होगा। डर और भय मैं बॉडी में पैदा करूंगा तो भी मृत्यु है, और नहीं रखूंगा तो भी मृत्यु है। तो इसलिए जरूरी है कि यार निडर होकर लड़ाई लड़ी जाए और दिमाग से लड़ी ले जाए। बलवान वही होता है जो बुद्धिमान होता है, और बुद्धि पर जिसने काबू पाया ना वो विजय श्री उसको प्राप्त हुई है। और ये विजय श्री का आशीर्वाद हमारी बटालियन को इसी कारण है कि हमारी धैर्यवान बटालियन है। हमारी बटालियन में ऐसे डर भय की चीज की बातें नहीं करते कभी भी। तो जब मैं क्यों डरे था, जो मेरी बटालियन ही पूरी इतनी तगड़ी है, कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, वो सच्ची बात है, यही मुझको दोहराए को जी, किसी ने भी ये डायलॉग बनाया वो सच है कि डर के आगे जीत है जी। लेकिन मतलब ऐसे भी नहीं है कि भाई निडर होकर के दुश्मन का, दिमाग का सारम संयम, दिमाग से काम करना चाहिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अग्निवीर योजना है ना, ये मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है देश के लिए। मैं बोलता हूँ आप फौजियों से पूछो, आप पूरे देश के फौजियों से पूछ लो और उनका वोट डला लो, जितने भूतपूर्व सैनिक है ऑन सर्विस है, इनका वोट डलवा के और इसका ऊपर फैसला कर ले सरकार। ना तो किसी की बेइज्जती होगी, ना किसी का मतलब खुशी होगी। भाई जो चाहते हैं ना, वोट पे तो नेता बनते, वोट पे प्रधानमंत्री बनते, तो वोट पे ये योजना बन जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? मतलब इसमें वोट डलवाया जाए, भाई अग्निवीर अच्छी है तो अच्छी रखो और बुरी है तो मतलब इसको हटा दी जाए। तो कोई मेरा तो यही विरोध है इसका अग्निवीर योजना में। जिस वक्त आप जो 5 साल में ट्रेनिंग नहीं ले सकता, 14 साल नौकरी थी मेरी, मेरे 7-8 कोर्स थे, तो इसलिए मैं सक्सेस हुआ। अगर मेरी 5 साल नौकरी होती तो मैं सक्सेस। कहने की एक बात ये भी है, 5 साल के लिए जो सैनिक जाएगा उसके दिल में कहने की देश प्रेम की इतनी भावना नहीं हो सकती। तो मुझे 5 साल हो सकती है, नौकरी करनी, पैसा पाना हो सकती है, लेकिन उसका तजर्बा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होगा। और सेराम कहने की एक्सपीरियंस काम आता है, एक्सपीरियंस बगैर तो कुछ भी नहीं होता, तजुर्बा नहीं होगा उसको, बगैर तजुर्बा कोई जंग हालात का। बिल्कुल। जब तक सैनिक पूरे देश में अलग अलग स्थल पर नहीं रहेगा उसको कैसे तजुर्बा होगा? भाई साहब हर मौसम में लड़ाई लड़ने का तरीका, हर समय लड़ाई, कभी ट्रूप ज्यादा कभी कम, कभी अपने को सपोर्टिंग, कभी कवरिंग फायर, कभी फाइटिंग, कभी गुत्तम गुत्ता। ये चीजें जब उसको छोटी मोटी करे हुआ ग्राउंड पे करेगा तब वो ग्राउंड पे करे होता है ना, तब आदमी मैं लड़ाई में जीत सकता है। और जिसने कभी नाम लिखो स्विमिंग पूल नहीं देखा और उसको तैरना नहीं आता, उसको फर्स्ट बार कूदा दो डूब जाएगा, तो वो डूब जाए। तो ये हालत उसकी है। अग्निवीर की ये है कि ना तो वो अभी अग्निवीर का एक ध्यान रहेगा घर पे जी, उसका पैसे पे ध्यान रहेगा, अगर मेरे को इतने रुपए मिलेंगे 4 साल बाद में और इतने रुपए ले जाकर मैं ये करूंगा, उसकी प्लान ये होगी। और जो भर्ती होता है ना फौज में, जो परमानेंट सिपाही होता है, उसकी प्लान होती है कि मुझे कैसे प्रमोशन लेना, आगे क्या करना, क्या कैडर करना है, क्या कोर्स करना जिससे मेरा भविष्य सुधरे, और कैसे कैसे मैं यूनिट के अंदर मेरा जो वर्चस्व है वो जमाऊं। अगर यार ये लड़का तगड़ा है और यार फलाना लड़का, जैसे मैंने शुरू में गया पलटन में तो वहाँ आर्ट कंपटीशन हुआ था, तो उसमें फर्स्ट आया, तो वो फर्स्ट में टूर आज बोले अरे एक लड़का है राजस्थान का दिगेंद्र नाम, और साला सबसे तगड़ा है बोले, सबसे आगे गन को लेगा बोले, 219 के लेगी गन को कैरी करके। आर्ट गन थी तो वो कैरी होती थी पहले, तो बोले वो तो बहुत तगड़ा है, फायर भी तगड़ा है लड़के का यार, बोले तगड़ा है। तो वो पलटन में बढ़ाई होने शुरू होगी ना, तो अब बढ़ाई होगी तो वो आदमी गलत काम ही नहीं कर सकता, वो सोचा कि यार मेरी बढ़ाई हो रही तो मैं और अच्छा काम करूं। और जिसकी बुराई हो जाती है ना, जो वो बेइज्जती प्रूफ हो जाता है जी, तो वो ये सोचता है कि यार बेइज्जती तो हो रही है, चलो कोई बात नहीं जी, ये सौदा हो जाता है। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ये ऐसे नहीं हो, फिर उसको कई फायदे, यहाँ बोलते हैं 10% उसमें नौकरी दे देंगे, 10% उसमें नौकरी दे देंगे। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले 15 साल नौकरी करके आए हैं, ये थे नायक, शूरवीर महान योद्धा, वॉरियर, कारगिल हीरो नायक दिगेंद्र सिंह कोबरा साहब, जिन्होंने कारगिल की जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई, अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और आज मैं इनकी कोई तारीफ करूं, उनकी वीरता का बखान करूं, तो निश्चित तौर पर सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। और आपकी कहानी निश्चित तौर पर पूरे देश को और तमाम सैनिकों को अनंत काल तक उनमें ऊर्जा भरेगी, उनमें उनको गौरवान्वित करेगी, उनमें हमेशा देश प्रेम की भावना पैदा करती रहेगी।